स्टूडेंट स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग और आईडीटी के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है कि ये किस प्रकार एक दूसरे से लिंक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच डील्स विथ द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय मैन। ठीक है, ठीक है ना। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का ही ब्रांच है, या फिर उनका बेसिक प्रिंसिपल भी आप पढ़े थे कि अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किस पे आधारित था? वो पूरा पूरा आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग पर ही आधारित था। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअल में है क्या, किस चीज को डील करता है ये? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको सेल सिस्टम या बॉडी सिस्टम से बाहर किसी लैबोरेटरी में, किसी टेस्ट ट्यूब में, इन विट्रो का मतलब ही यही होता है कि बाहर, ठीक है, इन विट्रो का मतलब होता है सेल सिस्टम से या किसी लिविंग सिस्टम से बाहर क्या करते हैं? आप उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? उसमें चेंजेस करते हैं, फेरबदल करते हैं कुछ। ठीक है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या कर रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छानी कर रहे हैं, उसमें कुछ फेरबदल कर रहे हैं, जिसका मकसद यही होगा कि कुछ आप अच्छा चाहते होंगे करना। ठीक है, अब आईडीटी में भी यही है, बट क्या डिफरेंस है? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग बड़ा स्केल पे हो रहा है, आईडीटी एक छोटे स्केल पे है। कैसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने पूरे जेनेटिक मटेरियल को आप चेंजेस कर सकते हो, यानी कि आप उसमें चाहे तो काट के निकाल सकते हो, चाहे तो ऐड कर सकते हो। और आईडीटी का एक्चुअल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि जब आप दो अलग अलग पीस ऑफ डीएनए को जोड़ देते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। देखिए, ये अंतर था। मतलब आप जरूरी नहीं है कि देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग आप बोल सकते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पूरे टाइप की जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाएंगे, नहीं। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ वो भी होगा जिसमें आप कोई चीज काट के डीएनए से निकाल दिए, डिफेक्टिव पार्ट को निकाल दिए, ठीक है, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तभी कहोगे आप जब आप उसमें कोई दूसरा डीएनए लाके जोड़ोगे। ये मेजर डिफरेंस था। ठीक है, अदरवाइज जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू कट ए नोन डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इंट्रोड्यूस इट into another organism, thereby altering the genotype and phenotype of recipient। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। देखो, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया ले लेते समझो। ठीक, ये बैक्टीरिया है, कोई जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं, कोई बैक्टीरिया है ना। अब इसके अंदर आपको ये डीएनए दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? डीएनए दिख रहा होगा। ठीक है, और ये क्या चीज था? ये कोई बैक्टीरिया था, कोई बैक्टीरिया। एकदम सिंपली समझा रहा हूं, देखना आप, है ना। अगर मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं तो सबसे पहली बात, मुझे इस डीएनए को बाहर निकालना होगा। क्या करोगे आप? बाहर निकालोगे। ठीक है, आपने इसको चाहे टेस्ट ट्यूब में लो, चाहे किस में कराओ, मुझे मतलब नहीं है, बाहर लिए ठीक है। अब उसके बाद अब आप इसके डीएनए में, मान लेते हैं इसका डीएनए था। ठीक, अब देखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया। अब आपको कोई बोला कि इसमें एक डिफेक्टिव जीन था, पीला रंग से बनाया, ठीक है, ये कोई डिफेक्टिव जीन था, इसके कारण कोई प्रोटीन बन रहा था, मुझे इस जीन को हटाना है ना। तो मैं क्या किया, इस पर्टिकुलर जो डिफेक्टिव येलो रंग वाला जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसको मैंने कट करके वहां से निकाल दिया। लो भाई, निकाल दिया, राइट। और उसके बाद चाहो तो मैं उसको वापस उसी के ही डीएनए से आपस में एक दूसरे से क्या कर दिया, जोड़ दिया मैं। ठीक है, जब जैसे काटा हूं वैसे जोड़ भी सकता हूं ना। तो मैंने उसको वापस क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है ना, कि हमको यही लगता है बस कि कोई नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना ही है। अरे भाई, हो सकता है कि आप डिफेक्टिव जीन को हटा रहे हो, जरूर थोड़ी हमेशा कोई नए डीएनए बनाओगे आप। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है भाई कि आप फिर बदल किए हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने इसी में प्रेजेंट कोई
एक जीन जो जिसका डिस्टेंस इस तरफ था, मैं देखो दिखा रहा हूँ एक बार, है ना। मैं चाहता था एक ये अलग अलग था, है ना, और उसको मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ वो दोनों आस पास में आ जाए, साथ में रहे। तो हो सकता है मैंने काट के ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि दोनों कैसे आ गए, पास पास में आ गए। मतलब आप जो भी आप करना चाह रहे हैं, जिस प्रकार का भी आप चेंजेस लाना चाहते हैं जेनेटिक मटेरियल के साथ, ठीक है, तो वो आप करते हैं, तो वो होता है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा। हाँ, अब इसमें एक पार्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। कैसे है और कैसे हो सकता है, अब देखिए, देखो अभी तक का आप ये समझे ना, एक पार्ट ये था, हो सकता है कि आपने यहां से जो डीएनए निकाला था, कौन सा डीएनए निकाला था, सपोज ये वाला डीएनए निकाला है अभी जो देखिए ना, मैं बना रहा हूं, ये डीएनए निकाला है, ठीक है। अब इसमें अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से आप डीएनए निकाल दिए, देखो ये इससे मैं ये निकाला, ठीक है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म था, अलग अलग था, बैक्टीरिया का कोई दूसरे स्पीसीज ए था और एक कोई स्पीसीज बी है, मुझे नहीं मालूम, अलग अलग स्पीसीज है कोई, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, या फिर इसका कुछ पार्ट काट के, सपोज मान लेता हूं ना कि मैं इसमें से कोई पार्ट को कटिंग किया, इतना और इतना पार्ट कट करके मैं उसको इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रोसेस के यहाँ देखिए बना के दिखा रहा हूँ मैं, ये मैं कटिंग को मैं उसमें जोड़ दिया, ये देखिए। तो ये जो मैं बनाया डीएनए, यार ये दो अलग अलग डीएनए से बना हुआ है, ये दो अलग अलग डीएनए से बना हुआ है ना। तो इस दो अलग अलग, चूंकि दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बना हुआ है ना, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं क्या कहूँगा, इसी को मैं कहूँगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहूँगा मैं, इसको मैं क्या कहूँगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये क्या था, ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखो ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधी बात है बनाया हूं तो कुछ उद्देश्य रहा होगा, अब इसको मैं किसी होस्ट के अंदर डालूंगा, ठीक है, और उसका फिनोटाइप को मैं चेंज करूंगा या फिर उसमें कोई एक नई फिनोटाइप में लाऊंगा। जैसे कि जो सिर्फ रेड वाला जो डीएनए दिख रहा था उसके कारण कोई फिनोटाइप ए रहा होगा, सपोज मान लेते हैं कोई प्रोडक्शन हो रहा होगा नॉर्मली, लेकिन जब मैं पीला वाला जो येलो कलर का मैं जो जीन डाला हूं, यहाँ पे समझाने के लिए बताया ना, तो आप कोई भी कंसिडर कर लीजिए, कोई भी जीन जो पहले इसके पास नहीं था, अब वो बनेगा। क्यों बनेगा, उसका प्रोडक्ट क्यों बनेगा, क्योंकि पहले अब नहीं था, अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया, अब वो बनेगा, ठीक है। ऐसा ही टेक्नोलॉजी यूज करके आज हम इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंसुलिन को मैमल के सेल से निकाल कर, ठीक है, आज हम बैक्टीरिया के डीएनए में डाल दिए हैं और बैक्टीरिया की खेती करके हम बहुत सारा, बहुत बड़े पैमाने पे इंसुलिन का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसलिए तो आज डायबिटीज से बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही हैं, मतलब दिक्कत तो है उसके कारण, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास इंजेक्शन इंसुलिन का अवेलेबल नहीं हो पा रहा, आराम से इंसुलिन का इंजेक्शन अवेलेबल हो पा रहा है। क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इतने लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन हो पा रहा है। ये बायोटेक्नोलॉजी का ही कमाल था, ठीक है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विशेष रोल है। अब समझ आया ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ही मतलब बोल सकते हो कि ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मेजर रोल जो प्ले कर रहा है यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्योंकि हम जो भी अब पढ़ते हैं, जितने भी हम बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं, मोस्टली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। हाँ, मैनिपुलेशन भी कर, जो भी अगर आप मैनिपुलेशन करते हो, चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो, चाहे काट रहे हो, चाहे छाट रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, चाहे डीएनए के साथ, है ना, जो भी कर रहे हो वो सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है ना। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी बोलता हूं तो बायोटेक्नोलॉजी सिंपल सा दो फैक्टर में इन्वॉल्व है, सिर्फ दो फैक्टर में, क्या, एक तो बायोलॉजिकल एजेंट को यूज करना है और बड़े मात्रा में कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्शन करना है हमको, और इसमें जो भी टेक्नोलॉजी लग रही है हम कंप्लीट फॉर्म पे इसको क्या बोल दे रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी कह दे रहे हैं, ठीक है। उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग टर्म्स था, जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक वर्ड से आ रहा है, यानी कि आपने डीएनए के साथ ऐसा चेंजेस किया कि हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम उसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई अच्छा से उसमें कुछ त्रुटियां या फिर उसमें कुछ फॉल्ट्स रही हों उसको दूर करने की कोशिश किए, है ना। ये भी हो सकता है डिफेक्टिज्म को हटाने का, या फिर
आपको एक नया ऐसा डीएनए बनाए जो एक नया प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा होगा, एक ऐसा प्रोडक्शन जो वो पहले नहीं कर रहा था, या फिर आप किसी दूसरे जीव में जो प्रोटीन बन रहा था उसके डीएनए को निकाल के लाए और एक ऐसे जीव में डाल दिए जो प्रोटीन नहीं बना रहा था, अब वो बना रहा है। तो आपने डीएनए को क्या किया, दो अलग अलग डीएनए को क्या किया, मिलाया। तो जो दो अलग अलग डीएनए को मिलाने का जो प्रोसेस था वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस था, और टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाई। ठीक है, और ये पूरा क्रियाक्रम जो कि जेनेटिक मटेरियल के साथ हो रहा है, ठीक है, मैनिपुलेशन, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है पॉल बर्ग के काम से, जो कि 1972 में जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम चालू किया। और उन्होंने लैम्डा फेज, जो कि वायरस है, फेज वायरस पढ़े होगे आप, है ना, लैम्डा फेज वायरस की मदद से SV40 वायरस का जो जीनोम था, SV40 मतलब सिमियन वायरस 40, ठीक है, उनका जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर क्या करवाया था, प्रवेश करवाया था। ठीक है, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम किया और 1980 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक, किनको? पॉल बर्ग को, और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट को मैंने पर लिख दिया है। बर्ग was able to introduce the gene of SV40 virus into a bacterium with the help of lambda phage। SV40 का फुल फॉर्म है सिम्बियन वायरस 40। ठीक है, और बर्ग इज ऑफन कंसिडर्ड फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे बोलते हैं? तो आप किसको बोलते हो? पॉल बर्ग को बोलते हो, और इन्हें 1980 में नोबेल प्राइज मिला। राइट, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब एक लेबोरेटरी में दो अलग अलग डीएनए को निकाल के काट के बनाने वाला जो श्रेय जाता है, उसी टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, बहुत सारे 100 से अधिक उस समय रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए गए उस समय के एज पे, 1970 से 80 के बीच में। इवन NIH में एक विशेष बोलना चाहिए कि एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें पॉल बर्ग ने ये बात बोला था कि कहीं पे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ ना किया जाए, इसके फ़ायदे को भी मालूम होना चाहिए, इनके नुकसान भी मालूम होना चाहिए, और इससे बहुत सी चीज़ों में NIH ने उसमें कंट्रोल किया था। नहीं तो पता चल रहा है आप कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दे रहे हैं, किसी से भी बना दे रहे हैं, और नए नए जीव पैदा कर दे रहे हैं, है ना। इन सब चीज़ों के लिए अर्ज किया था, और उसको NIH ने स्वीकारा भी, और उसका पूरा एक प्रोटोकॉल, एक मेथड बनाएंगे कि कैसे हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में किनका कर सकते हैं, किनका नहीं कर सकते, है ना, कोई इसका दुष्परिणाम ना हो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान में रखा गया था। ठीक है, लेकिन अब आते हैं हम फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो श्रेय किसको जाता है? जो आप पढ़ते हैं स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर के बारे में। ठीक है, पॉल बर्ग का जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल श्रेय जाता है, बट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है कोहेन एंड बॉयर को। तो अब उसके बारे में बताते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है ना, इसमें अगर हम जाएंगे तो इसके बारे में अब याद रखना कि 1922 में स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, देखिए अब स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर के एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, फिर दोनों ने कोलैबोरेट किया अपने एक्सपेरिमेंट को और एक साथ काम कर पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। इसमें क्या था, क्या रोल था, जरा देखिएगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि स्टैनली कोहेन का अपना एक्सपेरिमेंट में बनाया हुआ खुद का प्लाज्मिड था जिसका नाम था PSC101। ठीक है, अब चूंकि वेक्टर तो चाहिए होगा, है ना, एक अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है ना, तो आपको एक ऐसा चीज चाहिए होगा जो कोई फॉरेन जीन को कैरी करे। तो फॉरेन जीन को कैरी करने वाला किसका वेक्टर था? स्टैनली कोहेन का वेक्टर था। ठीक है, और उसके बाद अब है तो एक्सपेरिमेंट दोनों का, तो हम दोनों कोलैबोरेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि साल्मोनेला टाइफी से जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन था, ठीक है,
उसको निकाला और दोनों को जोड़कर इकोलाई में डाल दिया। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहला अपना आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। मैं इसको अच्छा से एक बार डायग्राम के फॉर्म में बता दे रहा हूं, देखिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो ठो वेक्टर दिख रहा है, ठीक है, दो प्लाज्मिड है ना। अब इसमें से ना यहाँ पे ये वाला एक साल्मोनेला टाइफी का एक है, जिसको भी रेड कलर पिंक कलर में आपको दिखा रहा हूँ। ये एक विशेष जीन था, है ना, और ये इस जीन का मैं नाम भी लिख के आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट में लिया था, क्या था वो था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था वो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। देखो, टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक है, जिस एंटीबायोटिक के प्रयोग से कोई ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्पेशली बैक्टीरिया की रिस्पेक्ट हम बात करें, वो मर जाएगा। ठीक है, एक बैक्टीरिया बनाया, दूसरा बैक्टीरिया मरेगा। जो बनाया वो एंटीबायोटिक बनाया, ठीक है, और जो मर जा रहा है वो उससे सेंसिटिव है। लेकिन अगर उसके पास आर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आर लिखा है ना मैंने, टेट्रा का टी टेट, और आर जो ऐसे गोला मारा हुआ है वो रेजिस्टेंट बता रहा है। रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि यदि उसके पास रेजिस्टेंट जिसके प्लाज्मिड में है तो वो नहीं मरेगा। समझ आया? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ उस बैक्टीरिया के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इसको कटिंग किया, ठीक है, कट किया, और इस तरफ जो आप देख रहे थे, जो मैं बोला, ये था प्लाज्मिड स्टेहन कोहन के नाम से, उसका नाम था PSC 101। ठीक है, ये एक ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड वेक्टर था जो उन्होंने यूज किया था। हालांकि आप लोग बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया है, बस अपने याद रखिए कि दो अलग अलग प्लाज्मिड है, जिसमें से एक पीस टेट्रासाइक्लिन को काट के निकालना है। अच्छा, ये किससे निकाला है, ये किससे निकाला हुआ था, ये याद रखना, ये भूलना मत, है ना, ये पूछा जा सकता है ना। बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी किससे निकाला था, ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से निकाला हुआ था। ठीक है, आपको करना क्या है, अब आपको ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इनको क्या कराना है, डाइजेस्ट कराना है। ठीक है, अब वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि मैंने क्लास पूरा बताया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब वो उसके विशेष लोकेशन में काटेगा। ठीक है, वैसे ही वो भी इस दोनों, आप दोनों जगह पे कराएंगे ना रिएक्शन, दोनों में आप रिएक्शन कराएंगे एंजाइम से, तो दोनों को पीस वो काटेगा। काटने में आपको क्या मिलेगा, आपको एक वेक्टर वाला पार्ट, और ये आपका जो डिजायर जीन था, क्या था ये डिजायर। देखिए, अब आप एक्सपेरिमेंट में आने वाले टाइम पर आप कुछ भी, चाहे आप कोई, जैसे कि मैं बताया ना आप लोगों को, इंसुलिन को हम जीन को ऐसे कटिंग करके निकाल के बैक्टीरिया के प्लाज्मिड चिपका के एक रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का बनाए, है ना, और अब हम सिर्फ इंडस्ट्रियल यूसेज कर रहे हैं, उस बड़े पैमाने पे उसमें क्या बना रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यानी इंसुलिन बना रहे हैं, और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका। तो वैसे तो ये यहीं से आया, ये सब एक्सपेरिमेंट यहीं से आया। अब देखो, अब क्या करना है, अब जोड़ने वाला एंजाइम क्या था, ये भी आप जानते हो, लाइगेज। ठीक है, लाइगेज जो है इसको जोड़ सकता है, चिपका सकता है ना। तो अब देखिए, इसको मैं जोड़ के आपको दिखा दे रहा हूं मैं। ठीक है, अभी आपका मैंने इसको ये बना दिया, ये देखिए। तो ये जो बना, अलग अलग मिक्स जगह से आपने जो बना के दिखा रहे हैं आप, ये जो था, ये था आपका क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। यही था आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, क्या था ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ आ गया होगा। ठीक है, और वो भी वो उस एग्जाम्पल से बताया हूँ जो किसने किया था, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने किया था। उसके रिस्पेक्ट में एकदम सिंपली समझाने की कोशिश किया है। समझिएगा, दो अलग अलग डीएनए को जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछेगा कि हर्बर्ट बॉयर ने किस बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला था, साल्मोनेला टाइफीरियम, और यदि पूछेगा कौन सा जीन निकाला था, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन निकाला था। ये देखिए, भूलना मत। ठीक है, और किसमें, हाँ एक चीज और भूल गया, एक चीज और बच गया, उसके किसमें इंट्रोड्यूस किया, इसको किसमें इंट्रोड्यूस किया, इकोलाई में इंट्रोड्यूस किया इसको। किसमें, इकोलाई, याद रखना, भूलना मत, इंट्रोड्यूस्ड इन इकोलाई, ये मत भूलना। ठीक है, आखिर में किसमें इंट्रोड्यूस किया इसको, इकोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया इसको। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है ना कि
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन्होंने किस बैक्टीरिया में बाद में इंट्रोड्यूस किया था, होस्ट कौन था उसका बाद में, तो इकोलाई था। ठीक है, तो साल्मोनेरियन टाइफीरियम का साल्मोनेला टाइफीरियम के हम जिनको निकाल के किस में डाल दिए हैं, इकोलाई में डाल दिए हैं, ऐसा था कहानी। ठीक, उसके बाद दिमाग में जो सवाल आता है कि वो है टूल्स, है ना। कई बार सीजी बोर्ड में तो क्वेश्चन ही आता था, है ना, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो टूल्स हैं क्या क्या होते हैं, उसके लिए 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। और एनसीईआरटी लेवल भी कई बार से डायरेक्ट वेक्टर से क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए क्या करना है, बाकी सबको आप एक्सप्लेन तो अपनी भाषा में कर ही सकती हो। ठीक है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें से कुछ चीज आप पढ़ चुके हो, जैसे क्या चीज पढ़ लिए हो आप, एंजाइम्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अभी यहाँ पे, एंजाइम, क्योंकि बिना एंजाइम के आप कट फट तो कर नहीं पाओगे, है ना। तो क्या क्या एंजाइम इंपॉर्टेंट था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इंपॉर्टेंट था, पढ़ डाले हो। लाइगेज इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ डाले हो। तीसरा एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम भी होता है, ठीक है, जो आपकी बुक में दिया ही नहीं है, मॉडिफिकेशन एंजाइम। तो जब हम वेक्टर पढ़ लेंगे उस जगह के बाद मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है ये। दूसरा क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग वेक्टर। अरे आप कैरी किस में कर रहे थे, याद कीजिए, आप डिजायर जीन को चिपकाए किस में थे, देखिए स्लाइड वाला, ये वेक्टर लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए देखिए ये वेक्टर है ना। तो ये आपका डिजायर जीन था, यहाँ पे देखिए टेट्रासेमिस्टेन, तो आपको उसमें चिपकाना था ना, तो आपको वेक्टर की जरूरत थी कि नहीं, तो क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। और थर्ड चीज, भाई आप किसके अंदर डालोगे उसको और मेथड क्या रहेगा, ठीक है, तो उसके लायक एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपने इसमें कहाँ डाला था, कंपिटेंट होस्ट कौन था, इकोलाई, ये कौन था, होस्ट था, समझ आ रहा है ना मेरी बात। तो वैसे आपको एक यहाँ पे कंपिटेंट होस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसमें प्रोसेस है डालने का, केमिकल मेथड है, और बहुत सारे एक से एक मेथड आ चुके हैं आज के डेट पे, तो जिसके थ्रू आप जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको प्रवेश कराएंगे। सब चीज़ हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट है ना, किसके लिए, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ वाला जो प्लाज्मिड या वेक्टर था उसको आप होस्ट के अंदर जो डालेंगे, उसके लिए आपको होस्ट चाहिए ना, तो होस्ट चाहिए था, वेक्टर चाहिए था, एंजाइम पढ़ डाले हो, वेक्टर नहीं पढ़े हो होस्ट के, और ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेथड है ये कैसे करते हैं ये सब पढ़ डालेंगे। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा बायोटेक्नोलॉजी में एनसीईआरटी में जितना भी टर्म्स टेक्निक यूज है पूरा एक ही वीडियो में वो दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। पूरा प्रोसेस को मैं बताऊंगा कि लैबोरेटरी में कैसे बनता है वो, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो वेक्टर से बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एंजाइम ऑलमोस्ट हो गया है। अब वेक्टर के बारे में पढ़ लेंगे, फिर कैसे हम होस्ट के अंदर प्रवेश कैसे कराते हैं। जो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इसको आप डाले कैसे होस्ट के अंदर, इक्वल के अंदर घुसाए कैसे, घुसाने का भी कोई मेथड होगा ना, डालने का भी उसको कुछ मेथड होगा, है ना। तो वो क्या है वो पढ़ेंगे। उसके लास्ट में अपन पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, कैसे हमने पूरा ओवरऑल मेथड को एक साथ एक रिप्रेजेंट करेंगे, एक साथ कैसे करना है वो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं बढ़िया अपन, है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगला वीडियो मैं बहुत जल्द क्लोनिंग वेक्टर के लिए बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आप भी सिंसियर रहेंगे तब। आपको ईमानदारी से जितने वीडियो आपको बताया गया उसको प्लीज़ अच्छे से देखिए, जितने भी टेक्नोलॉजी उसको पढ़िए, डाउट पूछिए, बिल्कुल डाउट नहीं पूछ रहे हैं आप लोग, ठीक है। कमेंट में भी नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हो, अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो, अगर अच्छा लग रहा है तो आपको जो समझ आता है वो आप लिख सकते हैं, कमेंट कीजिए आप, ताकि जो इतने मेहनत से हम जो वीडियो बनाते हैं उससे हमको भी कॉम्प्लीमेंट तो मिलना चाहिए, है ना। और प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त यार हैं, फ्रेंड सर्कल है, जहाँ भी अभी लॉकडाउन में क्लासेस नहीं हो पा रही उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ठीक है। और आप भी अच्छे से पढ़िए, ओके। और यदि कुछ क्वेश्चन रिलेटेड डाउट होता है, अगर आप उसके क्वेश्चन के फॉर्म को नहीं डाल पा रहे यूट्यूब में, तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट नहीं कर पा रहे तो आप 8964822292 वाला जो नंबर है, जो मैंने लिंक में दिया हुआ है, उसमें आप टेलीग्राम के थ्रू जुड़कर, है ना, केकेसी बायोलॉजी चैनल भी एक अलग से है टेलीग्राम, अगर सर्च मारेंगे तो केकेसी बायोलॉजी, आप उसमें भी लिंक कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैसेज, कॉल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है।
तो थैंक यू।